फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि इस समय जेक सुली और उसकी पत्नी नेतरी के 3 बच्चे हैं, नेटेम, लोआक और टुक। इसके साथ ही जेक ने अपनी साथी डॉक्टर ग्रेस ऑक्सटीन की बेटी कीरी को भी गोद ले लिया है। पहले भाग की जंग के बाद जब सभी इंसान वापस पृथ्वी लौट रहे थे, उस समय एक छोटा मानव बच्चा भी शटल में था। लेकिन छोटे बच्चे अकेले स्पेस ट्रैवल नहीं कर सकते थे, इसलिए उस बच्चे को पेंडोरा ग्रह पर ही रोक लिया गया। उसका नाम रखा गया स्पाइडर। अब ये 5 बच्चे जेक और नेतरी की जान बन चुके थे। उनका परिवार पेंडोरा ग्रह में पूरी तरह से घुल मिल चुका था। वहां के मूल निवासी सिर्फ 3 उंगलियों और एक अंगूठे वाले होते हैं, जबकि जेक और उसके बेटों के हाथ में 4 उंगलियां और एक अंगूठा होता है। सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन एक दिन जेक को आसमान में एक चमकता हुआ तारा दिखाई देता है। जब वे दोनों उस तारे को गौर से देखते हैं तो उन्हें समझ आता है कि वो कोई तारा नहीं, बल्कि इंसानों का स्पेसशिप है, जो अब एक बार फिर से पेंडोरा लौट आया है, अनोप्टेनियम की माइनिंग के लिए, और इस बार भारी तादाद में सैनिकों को लेकर। जैसे ही स्पेसशिप लैंड करता है, उसकी निकलती आग से पूरा जंगल जलने लगता है। इंसान बड़े बड़े रोबोटिक सूट्स में बाहर निकलते हैं। हर तरफ तबाही मच जाती है। इंसान माइनिंग के लिए रास्ते में आने वाले हर अवरोध को नष्ट करना चाहते हैं। इसके बाद सीन 1 साल आगे शिफ्ट होता है। अब हम देखते हैं कि एक नया अवतार अपनी आंखें खोलता है। अपने नए शरीर को देखकर वो घबरा जाता है और आसपास मौजूद लोगों पर हमला कर देता है। थोड़ी देर बाद वे लोग उसे शांत करते हैं और बताते हैं कि वो है कर्नल क्वारिच, जिसने पिछली बार पेंडोरा पर नावियों से लड़ाई लड़ी थी। लेकिन उस युद्ध में उसका मानव शरीर नष्ट हो गया था, इसलिए अब उसे अवतार बॉडी में ट्रांसफर कर दिया गया है। उसके डीएनए और नावी डीएनए को मिलाकर क्वारिच को उसकी पुरानी फुटेज दिखाई जाती है, जिसमें वो खुद को इंसानी रूप में देखता है और याद करता है कि उसे जेक सुली ने मारा था। अब वो ठान लेता है कि वो अपना बदला जरूर लेगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नावी उड़ने वाले जीव इकरान पर सवार होकर इंसानों की बनाई ट्रेन को पूरी तरह से नष्ट कर देते हैं, क्योंकि उसमें हथियार ले जाए जा रहे थे। इस ऑपरेशन में जेक के बेटे नेटेम और लोआक भी शामिल होते हैं, जबकि जेक ने उन्हें सिर्फ ऊपर से निगरानी करने के लिए कहा था। अगर कोई खतरा दिखाई दे तो बाकी सबको सतर्क करना। लेकिन जिज्ञासावश वे नीचे उतर जाते हैं और तभी इंसान अपने विशाल रोबोट्स के साथ हमला कर देते हैं। जेक समय पर पहुंच जाता है और अपने बेटों को सुरक्षित घर वापस ले आता है। फिर उन्हें डांटता है और कहता है, जब तुम्हें मना किया गया था कि नीचे नहीं उतरना है तो तुम गई क्यों? इंसानों से टकराना नहीं था। यहां हम देखते हैं कि एक पिता अपने बच्चों के लिए सख्त रवैया क्यों अपनाता है, सिर्फ उन्हें सुरक्षित रखने के लिए। अब सीन शिफ्ट होता है लैब में, जहां पुरानी फुटेज के जरिए पता लगाने की कोशिश हो रही है कि नावी कहां से आते हैं और हमला करके कहां चले जाते हैं। जनरल अडमोर बताती है कि इनका ठिकाना वो उड़ती हुई पहाड़ियां है, जहां हमारी टीम कई बार पहुंचने की कोशिश कर चुकी है, लेकिन हर बार इकरान हमला कर देते हैं और हम 10 मिनट भी नहीं टिक पाते। क्वारिच कहता है कि अगर हमें उनका ठिकाना खोजना है तो हमें उनकी तरह सोचना होगा। इसके बाद क्वारिच अपनी टीम के साथ दोबारा पेंडोरा पर उतरता है। वहीं दूसरी तरफ जंगल में बच्चे खेल रहे होते हैं। तभी वे देखते हैं कि हेलीकॉप्टर आ रहा है। वे समझ जाते हैं कि खतरा आ चुका है। वे जेक को सूचना देते हैं। जेक उन्हें कहता है, जल्दी से वहां से चुपचाप निकल जाओ। लेकिन इससे पहले कि वे भाग पाते, क्वारिच और उसकी टीम आकर उन्हें बंदी बना लेती है। सभी भागने की कोशिश करते हैं, मगर गलती से स्पाइडर उनके कब्जे में आ जाता है। क्वारिच स्पाइडर को जनरल अडमोर के पास ले जाता है, जहां उस पर दबाव डाला जाता है कि वो बाकी नावी की लोकेशन बता दे। लेकिन क्वारिच को बाद में पता चलता है कि स्पाइडर कोई और नहीं बल्कि उसका ही बेटा है। इसलिए वो जनरल अडमोर से कहता है कि उस पर ज्यादा दबाव डालना सही नहीं होगा। फिर क्वारिच और स्पाइडर के बीच बातचीत होती है। क्वारिच उसे समझाता है, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं, मेरा निशाना है जेक सुली। तुम हमारे जैसे ही हो, तुम मेरे बेटे हो। मैं चाहता हूं कि तुम मुझे नावी के तौर तरीके सिखा दो, बाकी काम मैं खुद कर लूंगा। स्पाइडर अनिच्छा से ही सही, लेकिन उसकी मदद करने को तैयार हो जाता है। दूसरी ओर जेक को जैसे ही पता चलता है कि इंसान लौट आए हैं और स्पाइडर को पकड़ लिया गया है, वो समझ जाता है कि अगला निशाना वही होगा। अपने परिवार को बचाने के लिए जेक अपना तोरुक मक्तो का पद छोड़ देता है और किसी और को वहां का नेता बना देता है। फिर वो अपने पूरे परिवार के साथ जंगल छोड़ देता है। वे सभी इकरान पर सवार होकर समुद्र की ओर उड़ जाते हैं और कई मील दूर स्थित मेटकाइना कबीले में शरण मांगते हैं। यहाँ का राजा टोनोवारी पहले तो पूछता है कि वे क्यों आए हैं। जेक कहता है, मैं जंगलवासी हूं, आकाशवासी मनुष्य मेरे पीछे पड़े हैं। अगर मैं उनसे दूर रहूंगा तो बाकी सब सुरक्षित रहेंगे। टोनोवारी की पत्नी रोनाल पहले उन्हें शरण देने से मना करती है, लेकिन नेतरी उसे समझाती है, अगर एक नावी दूसरे नावी की मदद नहीं करेगा तो फिर कौन करेगा? मैं एक मां हूं और तुम भी हो। इसके बाद वे उन्हें रहने की जगह दे देते हैं। टोनोवारी के भी 3 बच्चे हैं, सिरिया, ओनुंग और रोड्सो। समय बीतता है। जेक का परिवार पानी के जीवन के तौर तरीके सीखता है, तैराकी, सांस रोकना, शिकारी तकनीक और समुद्र के जीवों से दोस्ती करना। लेकिन बच्चों के बीच आपसी झगड़े भी होने लगते हैं। एक बार ओनुंग कीरी का अपमान करता है तो लोआक गुस्से में आकर उसे मार देता है। जेक को पता चलने पर
वो अपने बेटों को डांटता है और कहता है, हम यहाँ मेहमान हैं, जिनसे लड़ाई की, वो यहाँ के राजा का बेटा है, तुरंत जाकर माफी मांगो। लेकिन ओंग का गुस्सा शांत होने वाला नहीं था। अगले ही दिन वो लोआग से कहता है, चलो शिकार पर चलते हैं। लोआग जवाब देता है, पिता ने हमें सिर्फ तट के पास रहने का आदेश दिया है, हमें गहरे समुद्र में जाने की सख्त मनाही है। तब ओंग कहता है, वहां तो सिर्फ बच्चे शिकार करते हैं, अगर असली मजा चाहिए तो हमारे साथ चलो। लोआग ओंग की बातों में आकर उनके साथ गहरे समुद्र की ओर निकल जाता है। लेकिन कुछ देर बाद ओंग और उसके दोस्त धोखा देकर उसे वहीं छोड़कर चले जाते हैं। जब लोआग पानी से बाहर आता है तो उसे वहां कोई नजर नहीं आता। वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। इसी बीच उसका सामना होता है एक विशालकाय शिकारी अकुला से, जो उसकी जान लेने पर आमादा होता है। लोआग अपनी जान बचाने के लिए कोरल्स के जटिल गलियारों में छुपता है, लेकिन अकुला उसका पीछा नहीं छोड़ता। एक वक्त ऐसा आता है जब लोआग की सांसें पूरी तरह खत्म हो जाती है और वो बेहोश होने ही वाला होता है। तभी एक विशाल समुद्री जीव, जिसे टुलकुन कहा जाता है, अचानक प्रकट होकर अकुला को जोरदार टक्कर मारता है। वही टुलकुन लोआग की जान बचाता है और उसे पानी से बाहर निकाल देता है। धीरे धीरे लोआग और उस टुलकुन, जिसका नाम पायाकान है, के बीच एक गहरा रिश्ता बन जाता है। इस बीच जब लोआग देर तक घर नहीं लौटता तो जैक और उसका पूरा परिवार चिंतित हो उठता है। मेटकाइना के नेता टोनोवारी को भी चिंता होती है कि उनके बेटे की गलती से जैक का बेटा लापता है। जब लोआग वापस आता है तो सभी को राहत मिलती है। अगले दिन लोआग अपने भाई बहनों को बताता है कि कैसे एक टुलकुन ने उसकी जान बचाई। टसेरिया कहती है, टुलकुन देखना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन पायाकान, उसे तो हमारे समाज से निष्कासित कर दिया गया था। वो बताती है कि पायाकान ने किसी समय नावियों को मार दिया था और अपने ही झुंड से भिड़ गया था, इसलिए उसे जाति से बाहर कर दिया गया। लोआग कहता है, पायाकान बुरा नहीं है, उसने मेरी जान बचाई। जितना बुरा तुम लोग उसे समझते हो, वो उतना है नहीं। अब सीन शिफ्ट होता है। कर्नल क्वेरीज एक एकरान की तलाश में है ताकि वो खुद को बाकी नावियों के बीच छुपा सके और तेजी से अपने मिशन को अंजाम दे सके। वो एकरान को वश में कर लेता है, जो आसान नहीं था। क्वेरीज को यह भी पता चलता है कि जैक सुली अब जंगल में नहीं बल्कि समुद्री द्वीपों में छिपा है। जब वो ये बात अपनी जनरल एडमोर को बताता है तो वो कहती है, वहां तो 100 से भी ज्यादा द्वीप है, क्या तुम हर एक को चेक करोगे? क्वेरीज जवाब देता है, मैं अपनी जान दे दूंगा, लेकिन जैक को मारे बिना नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद वो अपनी टीम के साथ हर द्वीप पर जाकर जांच शुरू करता है। हालांकि तटवासी नावी जैक के बारे में कुछ नहीं बताते, लेकिन क्वेरीज का गुस्सा थमता नहीं। वो जाते जाते उनके घरों को जला देता है। टोनोवारी को भी इस हमले की खबर मिलती है। वो कहता है, कोई भी नहीं बताएगा कि जैक हमारे बीच है। जैक उससे कहता है, हमें बस कुछ और दिन चाहिए, फिर हम यहां से चले जाएंगे। इसी दौरान क्वेरीज की टीम को समुद्र में एक गनशिप नजर आता है, जिससे उन्हें कुछ उम्मीदें बंधती है। उधर लोआग और पायाकान का रिश्ता और भी गहरा हो जाता है। टुलकुन यानी समुद्र की सबसे बुद्धिमान जीव, संगीत, गणित, भाषा और दिशाओं को समझने में सक्षम होते हैं। लोआग अपनी चोटी के जरिए पायाकान से जुड़ता है और उसके अतीत को देखता है। उसे पता चलता है कि कुछ साल पहले इंसानों ने पायाकान की मां का शिकार किया था। जब पायाकान ने अपनी मां को बचाने की कोशिश की और इंसानों को मार दिया, तो बाकी टुलकुनों ने उसे दोषी ठहराकर झुंड से निकाल दिया। लोआग जब यह बात टोनोवारी के बेटे को बताता है तो वो जाकर अपने पिता से कहता है। टोनोवारी को बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है, टुलकुन हमारे परिवार जैसे हैं और पायाकान एक विद्रोही है, उससे दूर रहो। लोआग समझाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं मानता। अगले दिन वही शिकारी इंसान जो पहले भी टुलकुन का शिकार कर चुके थे, अब फिर से समुद्र में उतरते हैं। वे एक टुलकुन को फंसाकर उसकी नर्म जगह पर वार करते हैं, फिर उसका मस्तिष्क चीरकर एक सुनहरा तरल निकालते हैं, जिसे अमृत कहा जाता है। यह तरल दुनिया का सबसे महंगा पदार्थ होता है। इंसानों का मानना है कि इसकी मदद से वे कभी बूढ़े नहीं होंगे, लेकिन ये टुलकुन और कोई नहीं बल्कि मेटकाइना कबीले की रानी रोनाल की प्रिय टुलकुन होती है। उसकी मौत से पूरा कबीला दुख में डूब जाता है। अब सभी बदला लेने को तैयार होते हैं और जैक भी उनका साथ देने को। फिर आता है मूवी का सबसे आइकॉनिक सीन। जैक सुली स्किमिंग पर सवार होकर दुश्मनों पर हमला करता है। आसमान से क्वेरीज की सेना हमला करती है, जबकि समुद्र से टोनोवारी, ईलू और पायाकान जवाब देते हैं। इस भीषण युद्ध में पायाकान उस शिकारी से बदला लेता है जिसने उसका हाथ काटा था, और उसका हाथ काट देता है। लेकिन इस लड़ाई के दौरान क्वेरीज जैक के बच्चों को पकड़ लेता है। वो धमकी देता है, अगर अपने बच्चों को जिंदा देखना चाहते हो तो अकेले मेरे पास आओ। अब टोनोवारी और रोनाल भी जैक का साथ देने के लिए तैयार है, क्योंकि उनके बच्चे भी बंधक है। शुरू होती है मूवी की सबसे बड़ी जंग, जहां आग, पानी और तबाही का भयानक दृश्य देखने को मिलता है। इस लड़ाई में जैक का बड़ा बेटा नेटे मारा जाता है। एक मोड़ पर क्वेरीज लोआग को मारने ही वाला होता है। तभी नेतरी क्वेरीज के बेटे स्पाइडर को पकड़ लेती है। वो कहती है, अगर तुमने मेरे बेटे को मारा तो मैं भी तुम्हारे बेटे को मार दूंगी। बेटे के बदले बेटा। क्वेरीज अपने बेटे से प्यार करता है, इसीलिए वो झुक जाता है और लड़ाई वहीं रुक जाती है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है।
शिप डूब चुका होता है। जैक और उसका परिवार पानी में फंसे होते हैं। तभी पायाकान एक बार फिर आता है और सबकी जान बचाकर उन्हें सुरक्षित तट पर पहुंचा देता है। कहानी के अंत में जैक और नेतरी मां इवा के जलरूप वाले वृक्ष के पास जाते हैं, जहां नेतरी अपने बेटे नेटेम की स्मृति में जुड़ाव महसूस करती है। टोनोवारी कहता है, तुमने अपने बेटे को हमारे देवताओं को सौंपा है, अब तुम हमारे जैसे ही हो, अब तुम यही रहोगे हमेशा के लिए। और इसी भावनात्मक और शक्तिशाली मोड़ पर मूवी समाप्त होती है।